आई थी या घड़ी बिकी थी, ये क्योंकि आप उस वक्त डीजी थे सर, तो आपके नोटिस में ये सारी चीजें आई थी उस वक्त? नहीं, उस वक्त नहीं आई। उस वक्त कोई बात नहीं पता लगी। मैं क्यों खामखा में ऐसे कहूँ? नहीं, मुझे कोई पता और नहीं। ये जो सोफिया मिर्जा का सर कोई उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट था उमर फारूक साहब के साथ, वो आप पिक्चर में थे उस वक्त? मुझे इतना बाद में पता लगा था जब मुझ पर जो नोटिस इश्यू होते, तो मेरे जमाने में कोई एक एप्लीकेशन आई थी, वो मैंने डायरेक्टर एफआईए लाहौर को मार्क की थी। वो तो कई एप्लीकेशंस आती हैं, कई मिलने के लिए लोग आते हैं। मैं ये कहूँ कि मुझे इनके तनाज़े का पता था या कोई बात थी, तो इस तरह की बात नहीं है। ये सारी बात की डेवलपमेंट्स है। सनाउल्लाह बासी साहब उस वक्त डीजीएफआईए थे। और ये जो उमर फारूक साहब सर, ये डेवलपमेंट्स हुई है। उमर फारूक साहब ज़ाहिर सिंध आते थे, वो ज़ाहिर जरदाई साहब की फैमिली से मिलते थे, चीफ मिनिस्टर साहब से मिलते थे, गवर्नर साहब से मिलते थे, और उसके बाद वो यहाँ इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते थे। ये आपको पता होगा क्योंकि ज़ाहिर इमिग्रेशन तो सर आपके इख्तियार में है ना। हुजूर वाला, डेली के 12 से 14,000 पैसेंजर पाकिस्तान में आता है। अब डीजीएफआईए को डेली के पैसेंजर की लिस्ट तो याद भी नहीं होती होगी। मैं आदमी नहीं था, ये एक ऐसा खास आदमी था कि जो एक रॉयल फैमिली के शहजादे को अपने साथ सिंध में ले आता है और वो डीजी के घर ले जाता है उनको। मैं जो अर्ज करूं, ये उनमें से एक था जिनकी मैंने चिट्ठियां इसी तरह फॉरवर्ड की होंगी। मैं इसको इस तरह लेता हूँ, नॉर्मल रूटीन काम है। जो फाइल थी वो मैं आपको आज भी दिखा सकता हूँ, वो मेरे पास पड़ी हुई है, जिसकी वजह से मुझे कोर्ट ने रिलीज किया था और रिलीफ दिया था। ट्रायल कोर्ट ने भी दिया, हाई कोर्ट पंजाब ने 2 मरतबा दिया, और सिंध हाई कोर्ट ने मेरी बेटी भी उसमें कर दी थी। तो मेरा तो उसमें एक नॉर्मल रूटीन की जिस तरह आती है कि डीजी के पास एक कागज आया, उसने यस लिख दिया, और नीचे से जो उन्होंने इंटरपोल सेक्शन ने जो कहा, मैंने कहा यस और भेज दे। ये इतनी सी बात थी और तो कुछ भी नहीं था। लेकिन सर देखिए ना, इसमें देखिए उन्होंने मुझे आपकी कोई इंट्रोगेशन नहीं हो रही सर, आपकी कोई तफ्तीश नहीं हो रही, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि सर देखिए, एक बंदा इतना इंपॉर्टेंट है, 3 मुल्कों को वांटेड है, वो नॉर्वे में वो इतना बड़ा जुर्म करके आया है, उनकी जो बैंकिंग हिस्ट्री है उसका सबसे बड़ा स्कैम करके आया है। टर्की के अंदर वो बैन है, वहाँ पे 2004 में टर्की गवर्नमेंट उसको तलाश कर रही है। फिर इसके अलावा यूरोप के अंदर वांटेड है, पाकिस्तान के अंदर उसके बहुत सारे लिंक्स हैं। फिर वो शहजादे को लेके यहाँ आता है, आपसे आपके घर में मिलता है, लेकिन आप ये समझते हैं कि उसका जो लेटर आ रहा है वो आम सादा सा लेटर है, मैंने बस साइन कर दिया। नहीं, मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूँ, वो लेटर पहले आया था, वो मैंने भिजवा दिया था। जिस तरह आता है लेटर, एक आया, वो मैंने जिस तरह होता है सेक्शन को मार्क किया, इंटरपोल वालों ने कहा कि वो ये कह रहा है, मैंने कहा अच्छा भिजवा दो। इसलिए कि उनमें से किसी को भी कोई एतराज नहीं था। जाहिर है जिस तरह एक नॉर्मल रूटीन डाक आती है, उनको जब हमने भिजवा दिया, अभी मुझे एग्जैक्टली अगर आप मुझे ये पता होता तो मैं आपको वो दिखा देता। उन्होंने ईमेल का जवाब भी हमें यही दिया था, बस ठीक है आपने हमें भिजवा दिया है, हम इसको खुद इवैल्यूएट करेंगे, डायरेक्टली उमर फारूक ज़हूर से बात करेंगे। अब जो भी करेंगे तो वो बिल्कुल इंटरपोल का एक बिल्कुल सीधा साधा तरीका है कि वो उड़ा देते हैं उसको, जो होता है ना। आप पे और सऊद मिर्जा साहब पे चार्ज फिर क्या लगा था उमर फारूक साहब के रेफरेंस से? आप पे और सऊद मिर्जा साहब पे जो चार्ज लगाया गया था उमर फारूक साहब को फैसिलिटेट करने का, वो क्या था वैसे? वो ये था फैसिलिटेट करने का चार्ज, 2004 में उसने ये क्राइम किया, आपने इसको पकड़ने के लिए क्या किया। 2009 में उसने ये किया, आपने उसको पकड़ने के लिए क्या किया। 2011 में उसने ये किया, आपने उसको पकड़ने के लिए क्या किया। तो जाहिर है मेरे लिए तो ये वो था कि मतलब कोई 2004 में अगर कोई क्राइम हुआ हो नॉर्वे में, तो आपके ख्याल में कि मुस्तकबिल के आने वाले आज अगर कोई क्राइम हो रहा है 2022 में और वो हो रहा है टम्बकटू में या ब्राज़ील में, तो डीजीएफआईए जो 15 साल 20 साल बाद जो डीजीएफआईए आएगा उसको पता होना चाहिए अभी से। ये मैं तो उस वक्त एसपी था, और 2009 में जो इशू ये आ रहा है कि जो शख्स 2004 से वांटेड है वो पाकिस्तान में आ रहा है, वो आपके घर भी आ रहा है, आपसे मुलाकात भी कर रहा है, और आप बजाय इसके कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते, आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये आपके ऊपर चार्ज लगा था सर? नहीं, मुझ पर ये चार्ज लगा था कि ये 32 मरतबा आपके ज़माने में क्यों आया। तो मैंने जब लिस्ट IBMS की मैंने जब देखी तो 92 मरतबा मुझसे पहले भी वो आ चुका था।
और मेरे बाद में भी वो आता रहा था। मुझे सजा देनी थी। नहीं, वो सर, जो मैं 32 इंटरव्यू मतलब दे जब रहा आपके था, पास आया तो आपने अपना जवाब देना ना मेमन साहब उसमें। उससे पहले हो सकता है मैं हुजूर वाला, मैं यही तो कह रहा हूँ, लेकिन 32 मरतबा मैं ये कह रहा हूँ आपके दौर में आया ना सर। मैंने उनसे यही पूछा कि आपने इंक्वायरी की है कि कौन इसको क्लियर, इसको किसने किया, इसका नाम स्टॉप लिस्ट में था या नहीं था, और अगर स्टॉप लिस्ट में था, देखिए होता यह है कि इमिग्रेशन वाले तो 12,000 14,000 पैसेंजर्स को तो नाम से नहीं जानते। कंप्यूटर्स में ये IBMS के सिस्टम में हम डाल देते हैं कि यह बंदा आएगा तो इसको अंदर नहीं आने देना, और इसी चीज में वांटेड है। वो डाटा बैंक में ही नहीं था इसका नाम, तो इसलिए इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसको रोका ही नहीं। जब इमिग्रेशन ऑफिसर ने नहीं रोका तो मुझे कैसे पता लगेगा? इमिग्रेशन ऑफिसर रोकेगा तो वो अपने डिप्टी डायरेक्टर को बताएगा या IBMS वाले को पता लगेगा। पूरे पाकिस्तान में पता नहीं कितने लोग 14,000 में से रोके जाते होंगे, कितने लोग कुछ होते होंगे, और जो लीगल एक्शन। अच्छा, मैंने वैसे मेमन साहब ब्रेक लेनी है, लेकिन देखें कुछ चीजें बड़ी इसमें क्योंकि ज़ाहिर खुल रही है आहिस्ता आहिस्ता, ज्यादा चीजें, ज्यादा जुजियात इसकी सामने आएंगी। इस स्टोरी के अंदर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो को आम आदमी नहीं है, वो इतना अमीर आदमी है कि वो अपने अकाउंट से $2 मिलियन निकाल के कैश से एक घड़ी खरीद सकता है जो दुनिया में एक ही है। दूसरा, वो जब पाकिस्तान आता है तो वो रॉयल फैमिली के एक शख्स को, शहजादे को लेके आपके घर आ जाता है, फिर वो यहाँ पे प्राइवेट जेट्स में सफर कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, फिर वो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है, तो वो आम आदमी नहीं है उसमें सर, याद रखिएगा। लिहाजा जाहिर है स्टोरी खुलेगी तो मेमन साहब ज़ाहिर है बहुत सारे सवाल इसके बारे में भी पूछे जाएंगे, लेकिन अब हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।